आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैसे हम एक अनइक्वल दुनिया में रह रहे हैं जहां कुछ कंट्रीज ग्रो करने में स्ट्रगल कर रही हैं और दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 23 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आज की सबसे पहली कहानी में हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग लेकिन ट्रबलिंग ट्रेंड के बारे में, जो एक नए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है। हम दुनिया के उन सबसे गरीब नेशंस की बात करेंगे जो इकोनॉमिक लैडर पर चढ़ने की रेस में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इन नेशंस में इथियोपिया, मैडागास्कर, येमेन, अफगानिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आते हैं। ये उन 26 नेशंस में शामिल है जो अभी भी लो इनकम कंट्रीज या एलआईसी की कैटेगरी में आते हैं, जहां एक आम इंसान $3 से भी कम में दिन गुजारता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000s के अर्ली ईयर्स में ऐसे कंट्रीज अनप्रेसिडेंटेड रेट से पॉवर्टी से निकल के मिडिल इनकम स्टेटस में जा रहे थे। 2000 से 2010 के बीच एक रिमार्केबल ट्रेंड देखा गया। पुअर कंट्रीज एक के बाद एक मिडिल इनकम बन रही थी। इंडिया ने अपने आप को दुनिया की पुअरेस्ट कंट्रीज में से एक से ट्रांसफॉर्म करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लिया। बांग्लादेश, जो पॉवर्टी के लिए जाना जाता था, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन गया। वियतनाम, जो डेकेड्स तक कॉन्फ्लिक्ट में था, एशिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल हो गया। पर अब ये मोमेंटम रुक गया है। 2000s में 63 लो इनकम कंट्रीज थी, आज 39 मिडिल इनकम स्टेटस तक पहुंच चुकी है, पर बाकी 26 कंट्रीज फंसी हुई लग रही है। और सबसे चिंता की बात, इनमें से सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो 2050 तक मिडिल इनकम बनने के ट्रैक पे है। मतलब लोन क्वार्टर से भी कम एलिजिबल कंट्रीज प्रोग्रेस करेंगी, जो पहले के नियरली 2/3 से काफी शार्प ड्रॉप है। इन कंट्रीज के करंट सिचुएशन पे नजर डालते हैं। इनके नंबर्स काफी सोबरिंग हैं। वहां 4 में से एक इंसान एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीता है, मतलब $2.15 पर डे से कम पैसों में। ये एक स्टारबक्स कॉफी के प्राइस के बराबर है। सिर्फ 1/3 पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी है। हेल्थ केयर, एक डॉक्टर के पास लगभग 10,000 पेशेंट्स है। पर ये सब हो क्यों रहा है? देखो, ये कंट्रीज एक परफेक्ट स्टॉर्म ऑफ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है कॉन्फ्लिक्ट। 2/3 लो इनकम कंट्रीज फ्रजाइल या कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में है और इसका ह्यूमन कॉस्ट डेवस्टेटिंग है। पिछले 20 सालों में इन कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज के कंपैरिजन में 20 टाइम्स ज्यादा रहे हैं। साउथ सुडान का एग्जाम्पल लेते हैं। स्टडीज कहते हैं कि अगर वहां कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो वहां का जीडीपी पर कैपिटा 3 टाइम्स ज्यादा होता। दूसरा प्रॉब्लम है कैपिटल का। फिजिकल कैपिटल जैसे रोड्स, पावर प्लांट्स, बिल्डिंग्स इन कंट्रीज के एवरेज पर्सन के पास बहुत कम है। रीसेंट मिडिल इनकम कंट्रीज के कंपैरिजन में इन कंट्रीज के पास सिर्फ 1/5 फिजिकल एसेट्स है। कॉन्टेक्स्ट के लिए, जब 2000 में इंडिया एक लो इनकम कंट्री था, उसके पास आज के एलआईसीज के कंपैरिजन में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी थी। तीसरा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। ये कंट्रीज क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो रही है। एक सिंगल ड्रॉट इनका ग्रोथ लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट तक कम कर सकता है। एडवांस्ड इकोनॉमीज के कंपैरिजन में ये इंपैक्ट 3 टाइम्स है और इनके पास अडॉप्ट या रिकवर करने के रिसोर्सेज भी नहीं है। चौथा प्रॉब्लम है डेट क्राइसिस। इनमें से आधे से ज्यादा कंट्रीज या तो डेट डिस्ट्रेस में है या हाई रिस्क पर है। कई केसेस में इनका डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हेल्थ केयर से ज्यादा है। सोचिए, ये कंट्रीज अपने लोगों को बचाने से ज्यादा अपने लोन्स का इंटरेस्ट चुका रही है। और आखिरी प्रॉब्लम है डिक्लाइनिंग इंटरनेशनल सपोर्ट। जबकि इन कंट्रीज को सबसे ज्यादा मदद चाहिए, तब इंटरनेशनल सपोर्ट कम हो रहा है। नेट ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस 2020 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स गिर चुका है और अब जीडीपी का सिर्फ 7% रह गया है, जो लास्ट 20 ईयर्स का लोएस्ट लेवल है। अब एक और स्ट्राइकिंग फैक्ट, आज का एवरेज लो इनकम कंट्री पर पर्सन उतनी ही एड रिसीव करता है जितनी मिडिल इनकम कंट्रीज 2000 में करती थी, जबकि इनके चैलेंजेस अब ज्यादा बड़े हैं। लेकिन इन कंट्रीज में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, होप और अपॉर्चुनिटीज भी है। चैलेंजेस के बीच एनॉर्मस अनटैप्ड पोटेंशियल भी है। पहला अपॉर्चुनिटी है ग्रीन गोल्ड।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास दुनिया के 50% कोबाल्ट रिजर्व्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज और स्मार्टफोन्स के लिए ज़रूरी है। ये कंट्रीज दुनिया के सोलर बेल्ट में है, जहां हाईएस्ट सोलर एनर्जी पोटेंशियल है। इमेजिन कीजिए, सोलर एनर्जी के साथ मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स पावर करना। ये ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगली अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म। रवांडा ने अपने माउंटेन गोरिल्लास को प्रीमियम टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाया है, जहां एक सिंगल परमिट $1,500 का मिलता है। टूरिज्म अब उनके एक्सपोर्ट्स का 25% बन गया है। और तो और इन कंट्रीज की 40% पॉपुलेशन 15 ईयर से कम की है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड ईस्ट एशिया के राइज के टाइम जैसे पावरफुल हो सकता है। दूसरी कंट्रीज की सक्सेस स्टोरीज इनके लिए लेसन बन सकती है। वियतनाम ने स्मार्ट रिफॉर्म और ओपन इकोनॉमी पॉलिसीज के साथ अपना पर कैपिटा इनकम 1991 से 6 टाइम्स बढ़ा लिया। नेपाल, जो लैंडलॉक्ड है और जिसने हाल ही में सिविल वॉर से डील किया, 2019 में मिडिल इनकम स्टेटस में ग्रेजुएट हुआ। अफ्रीका का कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया भी बहुत पोटेंशियल रखता है। अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ तो ये 40 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से ऊपर ले जा सकता है 2035 तक। ये कंट्रीज दुनिया के 40% एक्सट्रीमली पुअर लोगों के घर हैं। इनका सक्सेस ग्लोबल पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए क्रिटिकल होगा। साथ ही क्रिटिकल मिनरल्स के रिजर्व्स के साथ ये ग्रीन ट्रांजिशन के एसेंशियल पार्टनर्स भी हैं। चैलेंजेस का स्केल बड़ा है। इनको बेसिक डेवलपमेंट गोल्स मीट करने के लिए जीडीपी का 8% एनुअल इन्वेस्ट करना होगा, पर अपॉर्चुनिटी भी इक्वली मैसिव है। ये सिर्फ मिलियंस को पॉवर्टी से उठाने का चांस नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए पोटेंशियल अनलॉक करने का चांस है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या एफडीआई रिसेंटली एक बड़े माइलस्टोन पर पहुंच गया। अप्रैल 2000 से लेकर अब तक कंट्री ने टोटल $1 ट्रिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया है। पहली नज़र में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है। पूरे $1 ट्रिलियन जो इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट या एस्टैब्लिश करने के लिए आए हैं। इकोनॉमी के लिए ये एक बड़ी जीत लगती है। पर सवाल ये है कि ये नंबर असल में क्या मतलब रखता है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये एक ग्रोइंग इकोनॉमी जैसे इंडिया के नीड्स के लिए काफ़ी है। इसे समझने के लिए हमें एक स्टेप पीछे लेकर ये देखना होगा कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कैसे डेवलप हुई है। 1947 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स टी, रेलवेज और माइनिंग जैसे इंडस्ट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड थी, पर ये कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करती थी, ब्रिटिश को फायदा देती थी, इंडिया को नहीं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सोशलिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की, जिसमें फॉरेन ओनरशिप पे स्ट्रिक्ट लिमिट्स थी। 1970s तक फॉरेन कंपनी सिर्फ 40% इक्विटी होल्ड कर सकती थी। इस वजह से आईबीएम और कोको कोला जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडियन मार्केट से निकल गए। लेकिन 1991 तक इंडिया एक सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरा, जिसमें इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए पैसा खत्म हो रहा था। इसने गवर्नमेंट को मजबूर किया इकोनॉमी को ओपन करने के लिए। पहली बार कुछ सेक्टर्स में 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउ की गई और ग्लोबल कंपनीज का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम्स और कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट फॉरेन इंटरेस्ट देखने को मिला। 2000 के बाद ये ट्रेंड इंप्रूव होता गया। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट के अंदर एफडीआई रूल्स और रिलैक्स हुए। कैंपेन्स जैसे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया काफ़ी इफेक्टिव रहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में। इंटरेस्टिंगली 2000 के बाद से आई टोटल एफडीआई इनफ्लो का 70% 2014 के बाद आया है। सुनने में तो ये एक सक्सेस स्टोरी लगती है, पर पूरा पिक्चर इतना सिंपल नहीं है। $1 ट्रिलियन का हेडलाइन फिगर पूरी कहानी नहीं बताता। नेट एफडीआई अभी भी कम है, जबकि ग्रॉस इनफ्लोज बढ़े हैं। आउटफ्लोज या कंट्री से बाहर जाने वाला पैसा भी बढ़ा है। मतलब नेट एफडीआई जो एक्चुअली इंडिया में रहता है उतना इंप्रेसिव नहीं है। आज एफडीआई इंडिया के नॉमिनल जीडीपी का सिर्फ 1.1% है, जो पास्ट डेकेड के सबसे लोएस्ट रेशियोज में से एक है। इंडिया की इकोनॉमी जितनी फास्ट बढ़ रही है, उस पेस पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है। अब जरा जियोग्राफिकल और सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। एफडीआईज का जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी अनइवन है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात टोटल एफडीआई इन्फ्लोज का 70% अट्रैक्ट करते हैं। बाकी कंट्री सिर्फ 30% पर डिपेंडेंट है, जो बेनिफिट्स में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। सेक्टर के मामले में डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस्ड है, जहां सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। पर ये पैसा कहां से आ रहा है?
ग्लोबली एफडीआई का बिगेस्ट सोर्स यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स और चाइना है, पर इंडिया के केस में दो कंट्रीज डोमिनेट करते हैं। मॉरिशस से 27% आता है और सिंगापुर से 22%, जो मिलकर इंडिया के टोटल एफडीआई इन्फ्लोज का हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं। मॉरिशस एक टैक्स हेवन है जहां दूसरे कंट्रीज का पैसा राउट होता है। सिंगापुर के सॉवरेन वेल्थ फंड्स जेन्युइनली इंडिया के पोटेंशियल में इंटरेस्टेड है। वहीं चाइना ग्लोबली थर्ड लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स होने के बावजूद इंडिया में 22nd रैंक पर है, सिर्फ 0.37% कंट्रीब्यूशन के साथ। पर चाइना का रोल इतना कम क्यों है? इसके पीछे बड़ा कारण ट्रस्ट और जियोपॉलिटिक्स है। इंडिया चाइना रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है। 2020 के बॉर्डर क्लैश के बाद इंडिया ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट किया। ऊपर से गवर्नमेंट ने प्रेस नोट 3 नाम का एक रूल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज से आने वाले इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया। ये रूल चाइनीज एफडीआई को स्लो कर गया। ऐप बैन्स और स्क्रूटनी भी बढ़ी है रीसेंट हिस्ट्री में। चाइनीज कंपनीज को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और 5G जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में रिस्ट्रिक्शंस लगी। वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज ने चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप्स बैलेंस करते हुए इन्वेस्टमेंट्स को बेनिफिट किया है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहती है और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का पूरा फायदा लेना चाहती है, तो चाइनीज एफडीआई के लिए अपनी पॉलिसी रीथिंक करनी होगी, ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस करना होगा। फिलहाल इंडिया हेवीली चाइनीज इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, पर उन प्रोडक्ट्स में बिना ज्यादा वैल्यू ऐड किए ही एक्सपोर्ट करता है। चाइनीज कैपिटल को सिलेक्ट इंडस्ट्रीज जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स और हेवी इंजीनियरिंग में अलाउ करना इंडिया की कैपेबिलिटीज बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। चाइनीज फंडिंग इंडिया की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। पर ये सब सेक्टर्स केयरफुली रेगुलेट करने होंगे ताकि सेंसिटिव एरिया सिक्योर रहे। इंडिया को $1 ट्रिलियन एफडीआई माइलस्टोन एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, पर यह पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। इन्वेस्टमेंट्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन और जियोपॉलिटिक्स के कॉम्प्लेक्सिटीज अभी भी बड़े चैलेंजेस हैं। पर अगर इंडिया वाइजली नेविगेट करे तो ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी पोजीशनिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सिक्योरिटी और ग्रोथ के बीच सही बैलेंस बनाना क्रूशियल होगा, स्पेशली जब दुनिया अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना चाहती है और किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंस कम करना चाहती है। सही पॉलिसीज के साथ एफडीआई इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशंस के लिए एक पावरफुल इंजन बन सकता है। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, भारतीय एयरटेल ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस या डीओटी को 3,626 करोड़ रुपीस का प्रीपेमेंट किया है अपने 2016 स्पेक्ट्रम ऑक्शन के सारे ड्यूज सेटल करते हुए। इस अमाउंट के साथ कंपनी ने 2024 में टोटल 28,320 करोड़ रुपीस का प्रीपेमेंट किया है, जिसमें से 7,904 करोड़ रुपीस 2012 और 2015 स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए जून में पे किए गए थे और 8,465 करोड़ रुपीस 2016 के ड्यूज के लिए सितंबर में पे किए गए थे। दूसरा, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने अदानी पावर पर 2017 के एनर्जी डील तोड़ने का आरोप लगाया है, क्योंकि अदानी ने इंडिया में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स पास ऑन नहीं किए। ये डील टेंडर के बिना साइन की गई थी और बांग्लादेश के दूसरे कोल पावर अग्रीमेंट के कंपैरिजन में काफी महंगी है। जुलाई 2023 में पावर सप्लाई शुरू होने के बाद से बांग्लादेश अपने बिल्स पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें पेंडिंग ड्यूज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गया है। अदानी की पावर काफी हद तक अनपेड है, पर बांग्लादेश का कहना है कि अब उसके पास एनफ डोमेस्टिक कैपेसिटी है पावर सप्लाई मैनेज करने के लिए, हालांकि उनके सारे पावर प्लांट अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। और फाइनली, एक्सेंचर ने पिछले क्वार्टर में जनरेटिव एआई ऑर्डर्स में $1.2 बिलियन सिक्योर किए हैं, जिससे सितंबर 2023 के बाद का टोटल बुकिंग्स $4.2 बिलियन तक पहुंच गया है। ये सिंगल क्वार्टर फिगर एलटीआई माइंडट्री के एनुअल रेवेन्यू के बराबर है, जो आईटी सेक्टर में एआई के डिस्ट्रप्टिव रोल को हाईलाइट करता है। आईटी बजट्स फ्लैट होने के बावजूद बिजनेसेस जनरेटिव एआई पर अपनी स्पेंडिंग शिफ्ट कर रहे हैं, जो इसकी ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।